और आज हम थोड़ी सी शुरुआत करेंगे न्यूमेरिकल के साथ में। जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उस पर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल देखने हैं हमें। तो पहला टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इसका स्पीड के साथ एक रिलेशन होता है कि जो वेव की वेलोसिटी होती है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से कैसे रिलेटेड होती है। तो जो वेव की वेलोसिटी होती है दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये हमारा फॉर्मूला है, सही है। यहाँ पे ये है v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ऐसे न्यू बोल, ये न्यू है, ये v है। अगर न्यू ना बोलना चाहे तो ठीक है, न्यू ना बोल के कंफ्यूजन होता है v और न्यू में, तो एफ लैम्डा आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है, सही है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से होगा अगर देखा जाए तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, मतलब आपका डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो जैसे मान लो इस वेव की बात मैं करूं तो यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, लैम्डा, और टाइम कितना हुआ यहां से यहां तक, टाइम पीरियड। तो लैम्डा को लैम्डा किया और 1/t को क्या कर सकते हैं, एफ। तो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा हमारा एक रिलेशन आ चुका है, सही है। इस तरीके से रिलेशन निकाल सकते हैं v इक्वल्स टू एफ लैम्डा करके। चलिए, तो ये हमारा रिलेशन रहेगा। और इसी का वेवलेंथ का रिलेशन क्या हो जाएगा, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेलोसिटी बाई एफ। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो तो नॉर्मल से फॉर्मूले। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इस टॉपिक पे ये वाला न्यूमेरिकल करेंगे, इसको एग्जांपल के रूप में नाम है हाउ फार डज द साउंड ट्रेवल इन एयर व्हेन अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस 256 हर्ट्ज मेक्स 64 वाइब्रेशन। जो हमारा एक ट्यूनिंग फॉग है, ट्यूनिंग फॉग होता है इस तरीके से चिमटे जैसा होता है, उसको ऐसे दीवार मार दो तो उसकी दोनों जो आर्म्स हैं वो झंझनाने लगती हैं इस तरीके से, सही है। तो वो उससे जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो 64 वाइब्रेशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगी। तो उसका लॉजिक ये होगा, जो एक वेव अगर कभी भी एक वेव होती है तो कितना ट्रेवल करती है एक वेव, वो लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कितना लैम्डा। तो 64 वाइब्रेशन में कितना होगा, 64 लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। जब वेव एक साइकिल कंप्लीट करती है तो एक वेवलेंथ कंप्लीट करती है। तो 64 वाइब्रेशन का मतलब 64 वेव्स बनेगी, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बनती चली जाएगी। तो 64 वाइब्रेशन में जो डिस्टेंस कवर होगी वो डिस्टेंस क्या होगी, 64 लैम्डा। तो ये तो हमारा आंसर आएगा। तो 64 लैम्डा हमारा आंसर आना चाहिए, पूछा भाई है। लेकिन अब यहाँ पे लैम्डा नहीं पता है, तो हाउ टू फाइंड लैम्डा, तो जो रिलेशन दिए हुए हैं उनसे हम लैम्डा निकाल देंगे। तो v क्या होता है, f इंटू लैम्डा होता है। तो वाट एवर वैल्यू ऑफ v हमारा 320 मीटर पर सेकंड है, साउंड की वेलोसिटी है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी हमारी गिवन है यहाँ पे 256। तो लैम्डा आ जाएगा। तो लैम्डा जो आ गया वो वैल्यू वहां पुट कर देंगे। तो लैम्डा क्या होता है, आपका डिस्टेंस क्या, 64 लैम्डा। तो 64 और लैम्डा की वैल्यू वहां से कितनी है चेक करिए, 320/256, 320/256। तो ये कौन से 32 के फॉर्म उससे कटे, 16 से कटे जाएगा ना, है ना। नहीं वो तो सही, ये रिलेशन किससे करेगा, ये आपका 16 के, हाँ 64 फोर जा ना, फोर जा आपका 256, ये आपका, ये कितना हुआ आपका 16 वो 80 वैल्यू आ गई 80। और चूंकि डिस्टेंस है 80 मीटर आ जाएगा। चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन है नॉर्मल सी। तो बेसिक देखिए, अगर हम समझेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। उसने बोला है कि हाउ फार डज द साउंड ट्रेवल इन अ एयर व्हेन अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मेक 64 वाइब्रेशन। तो एक वाइब्रेशन में इतना, तो 64 वाइब्रेशन में 64 इंटू लैम्डा। तो लैम्डा निकालना रह गया था हमारा टारगेट, जो कि हमने इसको निकाल लिया है। नोट कर लीजिए इसे, फिर इसका नेक्स्ट करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल्स देखेंगे। यहाँ पढ़िए से, A source of sound is placed at one end of an iron bar 2 किलोमीटर लॉन्ग। ये एक आयरन की बार है, ये आयरन की एक बार है, कितनी लंबी, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर का मतलब इसकी लेंथ कितनी है, 2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर की हम ऐसा यूनिट में यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक साउंड का कोई सोर्स रखा गया है, सही है। तो जिसने इसमें साउंड क्रिएट किया है तो मान लो जैसे हथौड़ी वगैरह होगी, जैसे हथौड़ी मारी तो इसमें कुछ हथौड़ी इसमें मारा तो इसमें साउंड क्रिएट होगी, और हथौड़ी के बाद जो इन्वायरमेंट में होगी वो भी ऊपर ऊपर जाएगी, सही है।
तो कोई भी साउंड का सोर्स है, चाहे आपने हथौड़ी से नॉक किया है, किसी से नॉक किया, सही है, ये हैमर मान सकते हैं इस तरीके से। तो यहां से दो तरीके की साउंड चलेगी, देखिए सही है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। एक साउंड जो भी होगी, साउंड की वेव एक तो इसमें चलेगी, सही, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती तो उसको ट्रांसवर्स नहीं दिखा सकते, एक साउंड चलेगी ऊपर ऊपर, सही है, तो दो जगह चलेगी, ठीक है। अब स्पीड जो साउंड की होती है वो किसी डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है, तो आयरन में ज्यादा होगी, ऊपर कम होगी, ठीक है। तो एक तो जो इसकी स्पीड आवाज होगी वो यहां से सुनाई दे जाएगी और ऊपर वाली थोड़ा रुक के सुनाई देगी। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 5.6 सेकेंड का डिफरेंस है। इनफैक्ट ये हम एक्सपेरिमेंट कई बार देखते हैं, जैसे कोई रेलवे का ट्रैक हो तो कुछ बच्चे देखते हैं हम लोग, बच्चे ट्रेन की पटरी पे कान लगाए होते हैं, तो ऊपर से अगर ट्रेन की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन ट्रेन की पटरी में अगर ध्यान से सुनो, जो रेल होती है, ध्यान सुनते तो हल्की सी आवाज आती दूर की, तो बहुत दूर की आवाज मतलब यहाँ चली आती है, सही है। तो साउंड में मतलब कोई डेंसर मीडियम में साउंड फास्ट चलती विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल मतलब एयर, तो इसमें तेज चलेगी आयरन की बार में, और एनवायरमेंट में तेज चले कम होगी। तो मान लेते ये टाइम, मान लेते इसमें मान लेते T1 चलेगी और इसमें चलेगी T2, तो T1 कम है और ये ज्यादा है, तो T2 ज्यादा है, ज्यादा में से कम घटाओगे तो हमारा 5.6 ये आना चाहिए, 5.6 उसने बोला है, ठीक है। अब टाइम मतलब दिस टाइम बिगर टाइम माइनस लेसर टाइम रहा 5.6, तो ये ऊपर वाला टाइम क्या होगा, टाइम क्या होता है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ टाइम, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, तो टाइम का फॉर्मूला हमें अलग से ही पता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस और वेलोसिटी, तो यहाँ से यहाँ तक जो मतलब T2 का मतलब ये एयर में चला है, तो डिस्टेंस कितनी है 2000 मीटर, वही है 2000, और वेलोसिटी कितनी है, जो एयर में वेलोसिटी कितनी, ये आपका एयर है, बाकी नीचे इन्वायरमेंट है जिसका पता नहीं है मैं, ये मतलब ये हमारा आयरन है। तो एयर में तो मैं 320 पता है जो गिवन, 330 है, जो भी वो आपको देखना, 320 हो सकती है, 340 हो सकती है, जो भी गिवन है आपको मानना पड़ेगा। और इसमें आयरन में क्या होगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, तो डिस्टेंस तो आपको फिर से 2000 है, वेलोसिटी कितनी है, यही तो पूछी, वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी इन आयरन VI बोल सकते हैं इसे, तो दैट इज 5.6। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है और इसमें अननोन क्या है ये, और सब कुछ नोन है, तो आप बड़े आसानी से निकाल लेना चाहिए। कैलकुलेशन है, जल्दी से आप कैलकुलेशन करने की कोशिश करिए, मैं भी करता हूँ, आप भी करिए तब तक, सही है, बस सॉल्व करना है। तो ये वाला सेक्शन इधर ले जाएंगे, वो उधर पहुंचा देंगे, तो 2000 बाई VI जो हमारा हो जाएगा वेलोसिटी इन आयरन इक्वल्स टू, ये आपका 0 से 0 कट ही आएगा, बाकी देखते हैं, तो 200 डिवाइड बाई 33 और माइनस 5.6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 0.46, सही है। तो 2000 बाई VI क्या हो जाएगा चेक करिए, ये तो पहुंच जाएगा 2000 डिवाइड बाई 0.46, ये 0 है, 0.46, तो चेक करिए कितना है इसमें, 4347.8 मीटर पर सेकेंड, यानी 4347 मीटर पर सेकेंड। वैसे कितनी होती है 330 होती है, और 330 से 10 मोर देन 10 टाइम्स ज्यादा है, यानी कि अगर इसमें 330 मीटर पर सेकेंड चल रही है तो इसमें 4347 मीटर पर सेकेंड, उससे 10 या 12-14 गुना ज्यादा चल रही है। आयरन में स्पीड ज्यादा है और एयर में कम है हमारी स्पीड, ठीक है। तो कैलकुलेशन बड़े नॉर्मल तरीके से करिए, कुछ रटना नहीं है। टाइम का डिफरेंस ही हमारा 5.6 है, टाइम किस में लगेगा, एयर में ज्यादा लगेगा, इसमें कम लगेगा, डिस्टेंस दोनों बार सेम है, इसमें स्पीड पता है, इसमें हमें स्पीड नहीं पता है, जो नोन है, बस सीधा सीधा। तो केवल एक कैलकुलेशन है, डायरेक्ट आपके उससे कैलकुलेशन आ सकती है, आप समझेंगे तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ वेव इन अ मीडियम इज 960 मीटर पर सेकेंड, इफ 3600 waves are present through the point in a medium in 1 minute, then calculate the wavelength। देखिए ध्यान से, जो वेव की वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी, देखिए वेलोसिटी है 960 मीटर पर सेकेंड, काफी तेज वेलोसिटी है, ठीक है।
वेव्स पास हो रही है कितनी, एक पॉइंट से कितनी, 1 मिनट में कितनी पास हो रही है पॉइंट से, तो यहाँ से वेव जा रही है, जैसे ये है, तो यहाँ से 1 2, तो ये खड़ा हुआ वॉच कर रहा है, एक वेव निकल गई, फिर दूसरी निकल गई, फिर तीसरी निकल गई, तो कितनी वेव निकल रही हमारी, इतनी निकल रही थी, हाँ 3600 निकल रही है इन 1 मिनट, 1 मिनट में इतनी निकल रही है, सही है। तो 1 सेकंड में कितनी निकाल लेंगे, सही है, तो आपकी उसमें फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। तो हाँ, तो आप यहाँ से आ रहा है, ये क्या है, 1 मिनट में इतनी, सही है, तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में 3600 वेव्स, सही है, हाँ, तो 1 सेकंड में कितनी भाई हमारी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, तो इसको डिवाइड कर देंगे इससे, इतनी वेव्स आ जाएंगी, नंबर ऑफ वेव्स इन पर सेकंड जो होती है वही फ्रिक्वेंसी होती है, तो 0 0 कट गया, ये हमारा 60 वेव्स पर सेकंड आ गया, तो यानी कि इसकी फ्रिक्वेंसी आ गई, हाँ वह तुम्हारी इसकी फ्रिक्वेंसी एफ जो आ चुकी है 60 हर्ट्ज आ गई है, 60 हर्ट्ज, इतनी हमारी फ्रिक्वेंसी आ चुकी है, ठीक है। और और उसकी स्पीड कितनी वो भी पता चल गई हमें, स्पीड कितनी है, v पता है, f पता है, तो वेवलेंथ पूछी है ना, तो अब हमें बड़ा आसानी से कर सकते हैं, v का टू एफ लेमडा होता है, v का टू एफ लेमडा, लेमडा क्या हुआ v बाई एफ, v हमारा कितना है गिवन है 960 और ये 60, सही है, 0 से 0 कट गया, ये आपका 3 आ गया, 48/3 तो बन जा, और ये हाँ 18 16, हाँ 6, हाँ ये आपका 16 आ गया, तो 16 मीटर हमारी वेवलेंथ आ गई। बताइए, कोई लंबा चौड़ा लॉजिक नहीं लग रहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है हमारे टॉपिक पे, जो हमने किया उसी पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी हमने नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं टॉपिक, थ्योरेटिकल टॉपिक करते हैं आगे का। तो हमें क्या करना है, ट्रांसवर्स वेव जो हमारी है, ट्रांसवर्स वेव का मतलब ये वाली वेव जिसके एम्पलीट्यूड डायरेक्शन के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं, उस वेव की बात करते हैं। तो उसकी वेलोसिटी वो कहाँ कहाँ ट्रेवल कर सकती है, जो ट्रांसवर्स वेव होती है या तो वह स्ट्रिंग पे वेव मूव कर सकती है, या हमारी वाटर की सरफेस पे कर सकती है, या हमारी किसी सॉलिड में कर सकती है, इतनी जगह कर सकती है। तो भाई हमारे तो इस पे तो हमने इसमें हमारे दो जगह हमारे वो निकलेंगे, दो, एक तो हम करेंगे स्ट्रिंग में निकालना सीखेंगे, और हम लोग को एक क्या करेंगे किसी सॉलिड में निकालना सीखेंगे। तो ट्रांसवर्स वेव दो जगह निकालना सीखेंगे, दो ही जगह है। लॉन्गिट्यूडनल वेव के भी 3 फॉर्मूले 3 जगह देखेंगे, हाँ ये 2 जगह है। तो टॉपिक हमारा देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन कंसिडरेशन राइट द फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग और इन अ सॉलिड। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये 2 फॉर्म में इस तरीके से पूछा जाएगा। मैंने आपको ये क्यों लिखा है कि भाई पेपर में आप डेरिवेशन सारे करते हो, लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए डेरिवेशन किस रूप में पूछा जाएगा। तो डेरिवेशन इस रूप में पूछा जाएगा। ट्रांसवर्स वेव का हमें फॉर्मूला निकालना है, कैलकुलेट करके दिखाना है। और ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला हमें तब निकालना है जब हमारी ट्रांसवर्स वेव है किसी स्ट्रिंग पे मूव कर रही है, मतलब स्ट्रिंग बांध दी है और हम ऐसे से कर रहे हैं। तो जो ट्रांसवर्स वेव इस तरीके से जा रही है उसका हमें बताना है कि वो किस किस पैरामीटर डिपेंड करती है। जैसे ट्रांसवर्स वेव हमारी इस पर डिपेंड करेगी कि जो हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ क्या है और स्ट्रिंग में कितनी कितनी स्ट्रेस है, अभी हम देखेंगे चेक करेंगे, लेकिन हमें उस पर निकालना है और किसी सॉलिड में निकालना है। तो ये क्वेश्चन है और ये उसका आंसर है। अगर आप डेरिवेशन पढ़ लेंगे लेकिन आपको पता नहीं कैसे आएगा तो कोई फायदा नहीं है। तो डेरिवेशन की फॉर्म में पढ़ना चाहिए हमेशा, मतलब क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन है और इसका डेरिवेशन है, ठीक है। तो स्पीड किसकी निकालनी, ट्रांसवर्स वेव की। तो पहली बार हम जो फॉर्मूला कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वी आर फाइंडिंग स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो बस अब आगे करते हैं। तो यहां से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होता है। तो इसमें लिखा गया जो स्पीड है ट्रांसवर्स वेव की, जो स्ट्रेच होती है स्ट्रिंग की, वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। कौन से फैक्टर डिपेंड करती है, एक तो टेंशन इन द स्ट्रिंग और दूसरा मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द, जो हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ क्या है, इन्हीं 2 पॉइंट डिपेंड करती है। तो डायमेंशन कंसिडरेशन से कहना है, डायमेंशन कंसिडरेशन का मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी उससे हम लोग करते हैं। तो जो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव है वो प्रोपोर्शनल होती है, मतलब किस किस पे डिपेंड करती है, एक तो टेंशन डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड करती है, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ को हम लोग म्यू से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे कैसे भी क्या हो, हम हम स्मॉल एम से जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। स्मॉल एम से हमें मास याद रहेगा, याद ही नहीं रहेगा मास एम है, एम का मतलब क्या है, तो हमने जानबूझ के म्यू यूज किया है। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। तो ये चीज हमारी इन 2 पे डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, कोई कांस्टेंट लग जाएगा, मतलब के बोला कुछ ही बोला, तो टी और म्यू इन पे डिपेंड करेगी। लेकिन ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता है
टेंशन के स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है, क्यूबिक प्रोपोर्शनल है, रूट में कुछ पता नहीं है, खाली ये पता है, जैसे हमें पता है कि अगर हम चीनी डालेंगे तो मीठा होगा, लेकिन कितना चीनी डालने पे कितना मीठा होगा ये अलग अलग होता है, तो मेरे बस समझ बराबर होता है। अगर गुड़ डालेंगे तो गुड़ कम मीठा करती है, चीनी ज्यादा करती है, तो जरूरी नहीं डबल करने पे डबल मीठा हो जाए, तो वो डिपेंड करेगा। तो वेलोसिटी डिपेंड तो टी पे करती है, लेकिन एग्जैक्ट टी स्क्वायर पे करती है क्या करती है हमें नहीं पता है। तो इसको बैलेंस करने का तरीका हमारा क्या है, हम लोग क्या करेंगे, अननोन पावर ए और बी लगाएंगे, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इधर और इधर हमारी जो डायमेंशंस हैं वो बराबर होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर ए और बी लगा देंगे, हमें पता नहीं ए क्या है और बी क्या है, ये वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएंगी, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो प्रिंसिपल हम लगा रहे हैं होमोजेनिटी या डायमेंशन कंसिडरेशन कर रहे हैं, इक्वेट डायमेंशन, दोनों डायमेंशन को इक्वल करेंगे, तो इधर की डायमेंशन लगाएंगे और इधर की डायमेंशन लगाएंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि टेंशन की डायमेंशन क्या होती है, टेंशन की डायमेंशन, टेंशन एक तरीके से फोर्स होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास एक्सेलरेशन LT माइनस मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और स्मॉल जो म्यू है इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, ये मास पर यूनिट लेंथ है, मास बाई लेंथ है, दैट इज ML माइनस 1। ये हमारी दो डायमेंशन हो गई, इनको यहाँ पुट कर देंगे, तो के की कोई डायमेंशन नहीं बनेगी, तो टी की डायमेंशन बनेगी, वो बनेगी MLT माइनस 2 की पावर A, और मास पर यूनिट लेंथ के लिए ML माइनस 1 की पावर B, और वेलोसिटी के लिए क्या होता है LT माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। M की पावर यहाँ पे नहीं है, M की पावर नहीं है, तो इधर M की पावर को इधर के M की पावर से इक्वेट करेंगे, इधर L की पावर को इधर के L की पावर से इक्वेट करेंगे, इधर T की पावर को इधर T की पावर से इक्वेट करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो M की पावर यहाँ पे इक्वल करते हैं, इधर M की पावर क्या है 0, यहाँ पे M की पावर कितनी A, यहाँ M की पावर क्या है B, यहाँ पे L की पावर कितनी 1, यहाँ पे L की पावर कितनी A, यहाँ पे L की पावर कितनी माइनस बी, सही है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तीसरा हमारा आया T की पावर -1 और यहाँ पे -2A और यहाँ पे है ही नहीं, सही है, चलिए तो एक ही निकल जाएगी, एक ही निकल जाए, एक ही तो यहाँ सही भी आ सकती है, एक की वैल्यू माइनस से माइनस हो गई 1/2 हो गई, सही है, और यहाँ पे भी दोनों को देखो जोड़ोगे तब भी हमारी b से b कट जाएगा, और 2a बराबर 1 तो a बराबर 1/2, फिर से वही आ गया, a की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, तो b की वैल्यू देखिए क्या आएगी, b की वैल्यू आ रही है a माइनस 1, एक सेकंड, एक ही 1/2 है ना, तो उधर चलाएगा हाँ 2, ठीक है, ये ऐसा कर सकते हैं, यहीं से कहीं से देख लीजिए, चलिए a माइनस 1, ए हाफ है या 1 है, हाफ में से 1 जाएगा तो -1/2 बचेगा, सही है, तो b की -1/2 आ गई है। और वैसे भी चेक करना चाहें b की डायमेंशन क्या होगी, a की डायमेंशन का अपोजिट, b = -a, तभी ये हमारी डायमेंशन जैसे बनो वैसे आप निकाल लीजिए, तो ये वैल्यू हमारी उसमें फॉर्मूला इंपुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, सही है। कांस्टेंट और t की पावर a दैट इज हाफ, और म्यू की पावर -1/2, तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया प्रेजेंटेशन फॉर्म में, यहाँ क्या आ गया, हाफ का मतलब रूट और -1/2 का मतलब ये नीचे पहुंच के नीचे रूट हो जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है। तो हम इसको लिख सकते हैं v = एनी कांस्टेंट रूट अंडर में t/μ, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग आ चुका है। ये हमारा किस जो पैरामीटर डिपेंड करेंगे उन्हीं पैरामीटर को डायमेंशन फॉर्म में करेंगे, तो ये 3-4 डेरिवेशन छोटे छोटे होने वाले हैं, सब एक ही फॉर्मेट में है, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव है ना सॉलिड, किसी सॉलिड में ट्रांसवर्स वेव की स्पीड क्या होगी, तो फिर से बोला है कि सॉलिड में जो स्पीड होगी हमारी वो उसके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे डिपेंड करेगी, और जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। ये तो जो वेलोसिटी है उनके पैरामीटर पे डिपेंड करेगी, तो बल्क मॉडुलस पे डिपेंड करेगी, इसे कहते हैं सॉरी बल्क मॉडुलस नहीं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे करेगी, ईटा पे डिपेंड करेगी, और जो मीडियम है उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगी, डेंसिटी को रो से डिनोट किया, ठीक है, ये इन पे डिपेंड करेगी। तो हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट लगा दिया, कोई नॉर्मल कांस्टेंट लगा दिया, और ईटा और रो की पावर क्या लगा दिया a और b, फिर से a और b को दोबारा सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, ठीक है। सबकी डायमेंशन लगानी, तो पहले डायमेंशन आप निकाल लीजिए और उसको वहां पे लगाइए। तो हमारी जो ये हमारा ईटा की डायमेंशन क्या होगी, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, तो सारे मॉडुलस की एक ही डायमेंशन होती है सभी की, सही है, क्योंकि स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेन की कोई डायमेंशन होती नहीं, तो स्ट्रेस की डायमेंशन हमेशा लगेगी, और स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होती है फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया,
क्या डायमेंशन बनेगी स्ट्रेस की, किसी भी स्ट्रेस की डायमेंशन क्या बनेगी, फोर्स बाई एरिया, क्योंकि स्ट्रेन की कोई डायमेंशन होती नहीं है यहाँ पे, नो डायमेंशन, ये नो डायमेंशन। ऊपर हमारे क्या है, ऊपर किसकी डायमेंशन करी है, स्ट्रेस की, और नीचे किसकी करी है, स्ट्रेन की। ठीक है, ये हमने क्या किया है, हाँ स्ट्रेस की, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती है, स्ट्रेस की होती है फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो फोर्स की होती है एम एल टी माइनस टू, और एरिया की होती है एल स्क्वायर। तो हमारी डायमेंशन बन गई एम एल माइनस वन टी माइनस, और ये हाँ एक सेकेंड, माइनस वन, ठीक है, और टी माइनस टू तो है ही, ठीक है ये, और ठीक है। अब बनाते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम होती है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास की बनेगी मास, और वॉल्यूम की बनेगी लेंथ का क्यूब, तो ऊपर पहुंच के माइनस सी बन जाएगी, एल माइनस क्यूब। ये हमारी डायमेंशन आ चुकी है, इसको यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो अब सबकी डायमेंशंस लगा दे रहे हैं, तो जो कांस्टेंट उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, के फॉर कांस्टेंट, इसको सी लिख सकते हैं, इसको एक्स लिख लो, जो भी है। तो ईटा की पावर क्या है, देखिए एम एल माइनस वन टी माइनस टू पावर ए, और हमारा एम एल माइनस क्यू की पावर बी, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, एल टी माइनस वन की पावर कुछ भी नहीं। तो डायमेंशंस इक्वेट कर देंगे, डायमेंशंस क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। इधर m की पावर क्या है, जीरो, इधर m की पावर जो है उधर लगा देंगे। चलिए डायमेंशंस इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग डायमेंशंस, डायमेंशन को इक्वेट करेंगे तो m की पावर इक्वेट करेंगे तो m की पावर हो गई जीरो, यहाँ पे m की पावर इज a, यहाँ पे m की पावर क्या है b, और l की पावर के यहाँ पे कितना है वन, यहाँ पे l की पावर क्या है माइनस a, यहाँ पे l की पावर क्या है माइनस थ्री b, t की पावर करेंगे इक्वेट माइनस वन माइनस टू ए, माइनस टू ए, और कुछ है ही नहीं, सही है। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं a की पावर माइनस से माइनस कट गया, तो a की वैल्यू हमारी जो आ चुकी है ए हाफ आ गई, a की वैल्यू तो हाफ आ गई साफ साफ, ठीक है। और b की वैल्यू यहाँ से पता चल गई, b की वैल्यू करोगे तो a की वैल्यू, b की वैल्यू होगी माइनस से, तो b बराबर क्या हो गई माइनस माइनस वन बाई टू, कैसे बन गई ये वैल्यू, अगर इसमें चेक करोगे तब भी आपका वही आएगा, सही है, चेक करके देख लेना, वो भी सही आएगा थर्ड भी हमारा। तो ये हमारी डायमेंशंस आ गई। तो हमने देखा, तो हम इसको जो मेन इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, तो v आ चुकी है हमारी k, और ईटा की पावर हाफ, और इसकी पावर माइनस हाफ। तो फिर से हमारा वही फॉर्मूला बन गया, k ईटा ऊपर रहेगा रूट में, और डेंसिटी नीचे रहेगी। फिर से हमारा एक फॉर्मूला आ चुका है, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन एनी सॉलिड। सॉलिड किस पे डिपेंड करता है, सॉलिड का आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और सॉलिड की डेंसिटी भी डिपेंड करेगा। फॉर एल्युमिनियम द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज दिस। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मतलब क्या, हमारा क्या गिवन है इसमें, ईटा गिवन है, तो दैट इज 2.1 इंटू 10⁻10, जो कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, तो उसका यूनिट होगी मीटर पर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सही है। और डेंसिटी इसका कितना गिवन है, रो 2.7 इंटू 10⁻3 डेंसिटी है, मास पॉइंट वॉल्यूम होगा मीटर पर केजी पर मीटर क्यूब। स्पीड बतानी ट्रांसफर वेव की इन दैट मीडियम, तो हमें पता है स्पीड क्या होगी, ये कांस्टेंट रूट में, हाँ ईटा बाई रो, ठीक है। ये कांस्टेंट आप वन लेके कैलकुलेट कर देना है, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ अलग से नहीं, वन ही है यहाँ पे, सही है। तो अगर वन लेके कैलकुलेट कर दीजिए इसे, कैलकुलेट करना, वैल्यूज पुट करिए, कांस्टेंट की वैल्यू वन ले लेते, बाकी सॉल्व कर देते हैं। 2.1 10 और 2.7 10⁻3। अब सॉल्व करेंगे तो डेसिमल से डेसिमल तो हट ही आएगा, सही है। 27 हो गया 3 0.7 अपॉन 0.9 और ये आपका 10⁻, कितना 7 बना, सही है। तो इससे सॉल्व होगा नहीं, हाँ 10⁻7 नहीं निकलेगा, एक डेसिमल इधर पहुंचा दो,
एक जीरो उधर पहुंचा दो, 70/9 इसको सॉल्व कर लो, और 10⁻6, 10⁻6 का कितना आ जाएगा, 10⁻3 आ जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड में होगी। ठीक है, काफी हद तक वैसे ही डेरिवेशन है, यहाँ पे भी वही होने वाला है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी हमारी जो मॉडुलस पे डिपेंड करती होगी, और मॉडुलस बदल जाएगा मीडियम के हिसाब से। सही है, देखते हैं मॉडुलस कभी, जैसे पिछले में क्या था हमारा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी था, किसी में कुछ होगा, किसी में यंग्स मॉडुलस आएगा, इतना फर्क है, और डेंसिटी हमेशा नीचे रहा करेगी। लॉट फेर के वही सेम करना है, डायमेंशन कंसिडरेशन करके सारा हमें कैलकुलेट करना सब कुछ। सही है, चलिए तो करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो जो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, इसमें तीन जगह हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी तीन जगह हम लोग निकालेंगे। नंबर एक, किसी लिक्विड या गैस में, देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव स्पेशली लिक्विड या गैस में चलती है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो साउंड वेव है, साउंड वेव किस में चलती है, मतलब गैस में या किसी लिक्विड में भी चल सकती है। ठीक है, इसके अलावा और मतलब बाकी मीडियम में थोड़ा कम हम लोग चेक करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो साउंड वेव वगैरह होती है वो किस में चलती है, एयर वगैरह में चलती है, एयर और गैसेज में। तो सबसे पहले वही केस है, बाद में सॉलिड एयर बाकी केस आएंगे। चलिए, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो हमें स्पीड पता कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं, वो पता कर रहे हैं किसमें, हाँ गैस में या लिक्विड में, यानी कि एक तरीके से हमारे फ्लूइड में पता कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक है ये, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ लिक्विड और गैस। अब इन्होंने बोला कि ये चीज किस पे डिपेंड करेगी, जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करेगी, दो पॉइंट पे डिपेंड करेगी। क्योंकि गैस है तो उसका बल्क मॉडुलस होगा, गैस होगा तो गैस कंप्रेस हो सकती है, तो उसका बल्क मॉडुलस पे डिपेंड करेगा, और डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो फिर से वही बात आ गई दोबारा से, जो स्पीड है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव की, वो हमारे बल्क मॉडुलस का मतलब कप्पा पे डिपेंड करेगा, और हमारा उसकी डेंसिटी भी डिपेंड करेगा, डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी को उन्होंने किससे, डेंसिटी को आप डी से डिनोट कर सकते हो, रो से डिनोट कर सकते हो, जो आपको सही लगे। ठीक है, तो हमारा आफ्टर ऑल जो वी है, इन दोनों से कंबाइन करके क्या आएगा, प्रोपोर्शनल होगा कप्पा के और डेंसिटी के। लेकिन इसको जो कांस्टेंट फॉर्म में, और यहाँ पे पावर्स क्या आ जाएंगी, अननोन पावर्स है, पता नहीं है कि किस प्रोपोर्शनलिटी में, तो ए और बी लगा देंगे। तो जो हमारा वी आ जाएगा वो कोई कांस्टेंट ले लो, तो यहाँ पहले ही से के लगा हुआ, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट क्या ले लो, ए ले लो, हाँ ए ले लो ज़्यादा अच्छा, ए, और कप्पा की पावर स्मॉल ए और रो की पावर स्मॉल बी। अब हम इसको इक्वेट करेंगे पहले की तरह, हमेशा की तरह। तो डायमेंशन कंसिडरेशन कर रहे हैं, तो वेलोसिटी का बनेगा एल टी पावर -1, यहाँ पे ए का कुछ बनेगा नहीं। ये मॉडुलस ऑफ हमारा मॉडुलस ऑफ, ये हमारा बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस का फिर से भाई बनेगा, भाई स्ट्रेस बाई स्ट्रेन बनेगा। तो हमने पहले अभी क्या निकाला था इसका, बताइए, लिखा होगा अभी m और t-2। ठीक है, चलिए इसकी पावर a और डेंसिटी l, मास पर यूनिट वॉल्यूम l -क्यूब से, इस तरीके से, और इसकी पावर है b। तो इसको इक्वेट करेंगे m की, हाँ फिर से करेंगे, तो यहाँ m की पावर कुछ भी नहीं है, m की पावर क्या है 0, तो इधर 0 m की पावर इक्वेट करेंगे, इधर m की पावर क्या है a, और यहाँ पे m की पावर क्या है b, तो a + b। बेस सेम होता है, बेस दोनों का mm है, तो पावर जुड़ जाएंगे, a और b जुड़ जाएंगे, a + b। l की पावर इक्वेट करेंगे तो 0, यहाँ पे l की पावर कितनी -a, और यहाँ पे l की पावर कितना, अच्छा हाँ लेफ्ट, बिल्कुल सही बोला, लेफ्ट में पावर 1 होगा, सही है, और यहाँ पे और -3b, और t की पावर इक्वेट करेंगे -1 और -2a, और कुछ और नहीं है, सही। तो a की पावर यहाँ से निकल आएगी, देखिए थर्ड वाली इक्वेशन से निकल के आएगी, माइनस से माइनस कटेगा, a की वैल्यू हो गई -½ और जो b होता है वो a का रिवर्स में, तो b की वैल्यू फिर से क्या आ गई -½ ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारी v आ जाएगा कोई कांस्टेंट, और रूट में k की पावर ½ है तो प्रॉपर रूट लगेगा कप्पा, और इसकी पावर -½ है तो नीचे पहुंच जाएगा इस तरीके से। तो फिर से हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी इन अ लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस दैट इज अ फ्लूइड में हमारी। तो सॉलिड में करेंगे तो देखो क्या आएगा, सॉलिड में हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा डायरेक्ट, इसमें कुछ हमें चेंज नहीं करना है, कोई डेरिवेशन नहीं इसका। सॉलिड में करेंगे तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें सॉलिड में क्या होगा, जो कप्पा था वो भी रहेगा और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी रहेगा, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये पहले वाले फॉर्मूले में पहले के वाई कप्पा वाई रो था, अब यहाँ पे कप्पा प्लस 4/3 ईटा, सही है। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी इन सॉलिड। लास्ट वन
जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी किस में निकाली है, ये वाला स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव ना सॉलिड रॉड में निकालने पे ये फॉर्मूला हमारा ये आएगा। यहाँ पे यंग्स मॉडुलस और डेंसिटी, मॉडुलस हमेशा ऊपर रहेगा और डेंसिटी हमेशा नीचे रहेगी। जो है वेलोसिटी क्या है हमारी रॉड में क्या होगी, यंग्स मॉडुलस बाई डेंसिटी, यंग्स मॉडुलस बाई डेंसिटी। इससे सॉल्व करेंगे। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज 2.9 इंटू 10⁻11 और डेंसिटी कितनी है इसकी 8 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व करेंगे कितना है चेक करिए। तो पॉइंट हटा के 0 आ जाएगा, 29/80 और ये आपका आएगा 10⁻8 आ जाएगा ना, 8 सही है। इस तरीके से 8 में तो डेसिमल पहले ही आ जाएगा, तो 2 जीरो पहुंचा दो, ऐसा करो तो 2900 10⁻6 कर दो और ये आ जाएगा 80, सही है। 0 से 0 कट जाएगा तो 29/8 बाहर 10⁻6 का 3 आ जाएगा, तो 6000 आ गया हमारा ये वेलोसिटी। मीटर पर सेकंड में आएगी, ये हमारी वेलोसिटी आ गई। ये हमारा आंसर आ चुका है।